ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के एमसीक्यूज़। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ बेस्ड अपॉन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, अकाउंटिंग इक्वेशन, नन ऑफ दिस। तो हम सबको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कैश का फ्लो रिकॉर्ड करना है। तो जब कैश फ्लो रिकॉर्ड करना है तो कैश बेसिस ही इसका करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन सेकंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ। तो किस तरह की प्लानिंग के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं? ये होती है शॉर्ट रेंज प्लानिंग। क्योंकि जो कैश है इसमें आप ये देखते हो कि हमें लास्ट ईयर में किन किन सोर्सेज से कैश आया, ठीक है, और उसके बेसिस पर हम अगले ईयर का प्लान करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ द सोर्स ऑफ कैश। सोर्स ऑफ कैश का मतलब होता है कि जिससे बिजनेस में कैश इंक्रीज हो जाए। और जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता। यहाँ पर कैश को हम यूज़ करते हैं कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट्स के साथ, ठीक है। सो कैश का मतलब यहाँ पर हो जाता है कैश, बैंक बैलेंस, ऑलराइट, या फिर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जिनसे हमें जल्दी कैश मिल सकती है विदाउट मच लॉस। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसमें आते हैं। सो अब देखो कैश का सोर्स क्या होगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर आप पैसा बैंक में जमा कराते हो तो कैश कम हो जाएगी, बैंक बढ़ जाएगा, तो नेट इफेक्ट तो नील हो गया ना। सो ये सोर्स नहीं है कैश का। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश बढ़ गई, बैंक में पैसा कम हो गया, अगेन नेट इफेक्ट नील है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹8,000। अगर आपने 10,000 के गुड्स की सेल कर दी 8,000 रुपीज़ में, ओके, तो यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। सेल करोगे, गुड्स कम हो जाएंगे और आपके पास कैश आ जाएगी। सो दिस इज़ अ सोर्स ऑफ कैश। डी पार्ट है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ फॉर कैश। तो यहाँ जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं ये होती हैं कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट का मतलब कि ये कैश नहीं है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये कैश के बराबर है, क्योंकि मार्केटेबल है मतलब आप कभी भी इनको सेल कर सकते हो। तो जिन सोर्सेज से हमें कैश फटाफट से मिल जाती है बिना किसी नुकसान के, तो वो कैश के इक्विवेलेंट ही माने जाते हैं। सो दे आर इंक्लूडेड इन कैश एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी अगर आप सिक्योरिटी सेल कर रहे हो और पैसा ले रहे हो तो नेट इफेक्ट जो है वो नील हो जाता है। सो कैश का सोर्स सिर्फ सी है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। ये कीवर्ड्स होते हैं, इनको ध्यान रखना होता है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, दैट इज़ राइट, ये तो ठीक है। इट रिकनसाइल्स एंडिंग कैश बैलेंस विद बैंक स्टेटमेंट, नो सॉरी, ये नहीं करती हैं, क्योंकि इसके लिए तो हम बनाते हैं BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो हमें पता है कि बी इज़ द इनकरेक्ट आंसर, बट एक बार और भी चेक कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग, ये भी सही है, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो यही बताता है कि हमारे प्रॉफिट से कैश तक का सफ़र कैसा रहा, ठीक है ना। सो बी इज़ द राइट आंसर। राइट इन द सेंस कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। ओके, अब कैश का फ्लो कहाँ से होगा? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो अभी मैंने बताया था कैश बढ़ गई, बैंक बैलेंस कम हो गया, तो नेट इफेक्ट तो नील हो जाएगा। इशूड डिबेंचर्स टू द वेंडर ऑफ मशीनरी, मशीनरी आ गई बिजनेस में, डिबेंचर्स चले गए, डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो यहाँ पर तो कैश आई ही नहीं, ना आई ना गई, तो ये भी आपका कैश का सोर्स नहीं है। रिसीव्ड 19,000 फ्रॉम डेटर्स, सो डेटर्स से पैसा मिला, सो ये कैश का सोर्स है, क्योंकि डेटर्स कम होंगे और कैश इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैश का फ्लो है, कैश का सोर्स है। सी इज़ द राइट आंसर। डी भी चेक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में कई बार एरर भी होती हैं, तो हमें सारे पॉइंट्स चेक कर लेने चाहिए। डिपॉजिटेड चेक ऑफ 10,000 इनटू बैंक, बैंक में चेक जमा कराया तो कैश कम हो गई, बैंक में पैसा बढ़ गया, नेट इफेक्ट नील।
सो ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज। ऑलराइट, सो आपकी जो क्या बताती है कैश फ्लो की स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है इसमें तो तीनों एक्टिविटीज़ को ही आप क्लैरिफाई करते हो ना। आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखते हो, फिर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों का बारी बारी से बताते हो। सो डी इज़ द राइट आंसर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो हैं ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनसे अगर हमें कैश चाहिए ना तो इसमें हमें टाइम भी लगेगा और वी मे हैव टू सफ़र सम लॉसेस। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप इसमें बिल बैंक को दे के पैसा ले सकते हो बट आपको डिस्काउंट जो है वो बेयर करना पड़ेगा, तो नुकसान हो गया ना। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो जगह जहाँ से हमें कैश मिल जाए क्विकली एंड विदाउट एनी लॉस। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अब इसमें कैश इक्विवेलेंट क्या है? बैंक डिपॉजिट्स फॉर 2 months, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये सारे ही कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। कैश डिपॉजिट विद बैंक विद अ मैच्योरिटी डेट विद इन 2 months बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब ये आपने डिपॉजिट किया हुआ है, मैच्योरिटी डेट है 2 months की, तो जो विद इन 2 और 3 months हमारी मनी रियलाइज होनी होती है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होती है। सो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगी। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कैश। अब ये इनमें से कौन सी चीज़ कैश का सोर्स नहीं है? इशू ऑफ शेयर्स, जब आप इशू करते हो शेयर्स तो आपको पैसा मिलता है, ठीक है, कैश बढ़ जाती है, तो ये सोर्स है। परचेज ऑफ मशीनरी, इसमें आपका पैसा जाएगा, मशीनरी खरीद ली, कैश चली गई, तो दिस इज़ नॉट अ सोर्स। ये क्या है? एप्लीकेशन है, ये यूज़ है, ठीक है। सो विच इज़ नॉट अ सोर्स, इसमें परचेज ऑफ मशीनरी आना चाहिए। सेल ऑफ एसेट में भी पैसा आता है। डिविडेंड रिसीव हो गया मतलब यू गॉट मनी, तो ये दोनों आपके सोर्स नहीं है। बी इज़ द राइट आंसर। ये दोनों सोर्स हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। परचेज ऑफ मशीनरी इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कैश, इट इज़ अ यूज़ ऑफ कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। ओके, अब इनमें किस में कैश का फ्लो नहीं होगा? फ्लो का मतलब इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं, सो नेट इफेक्ट नील होना चाहिए। इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे तो आपको पैसा मिलेगा। परचेज ऑफ मशीनरी ये आउटफ्लो है क्योंकि कैश यूज़ होगी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगेन ये आपका आउटफ्लो है, आपने रिडीम किए डिबेंचर, पैसा जाएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो यहाँ पर क्या है? बैंक में पैसा बढ़ गया, कैश कम हो गई, सो नेट इफेक्ट क्या रहा? नील। सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन विच विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। ओके, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। एप्लीकेशन का मतलब यूज़, लेकिन ये यूज़ नहीं है, कहाँ पे कैश का यूज़ नहीं हो रहा। ओके, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कौन सी चीज़ है जहाँ पर कैश का यूज़ नहीं हुआ? वो है हमारी इंक्रीज इन बिल्स पेबल, क्योंकि अगर आपके बिल्स पेबल इंक्रीज़ हो गए हैं इसका मतलब आपने पेमेंट डिले कर दी है। बिल्स पेबल का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें पेमेंट करनी है, वी आर टू पे द अमाउंट, है ना। तो अगर आप बिल्स पेबल इंक्रीज़ कर रहे हो इसका मतलब आपने पेमेंट डिले कर दी है। तो पेमेंट डिले करने का मतलब हो गया कि आपका पैसा अभी बच गया, अभी आपने यूज़ नहीं किया, ये अप्लाई नहीं हुआ। सो इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कैश। वेयर एज जब आपके डेटर बढ़ते हैं, डेटर के बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपको पैसा कम मिला, ठीक है ना, आपको पैसा मिलना है। ओके, इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री, इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री में क्या होता है? इन्वेंट्री बढ़ गई मतलब आपने ज़्यादा इन्वेंट्री खरीद ली तो आपने तो पैसा यूज़ कर लिया, तो ये तो एप्लीकेशन हो गई ना। सो जहाँ पैसे की एप्लीकेशन नहीं है, यूज़ कम हुआ है, वो आपको लिखना है। सिमिलरली इंक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके क्यों बढ़ेंगे?
प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके तभी इंक्रीज़ होंगे जब आप एक्सपेंसेस को पे कर दोगे एडवांस में। आप ज़्यादा एडवांस में पे कर रहे हो तभी तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है ना, विच इम्प्लाइज़ कि आपने पैसा यूज़ कर लिया। सो ये तो एप्लीकेशन है, हमें क्या लिखना है, विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन। सो सोच समझ के आंसर देने हैं, यहाँ पे रट्टे नहीं चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या नहीं इंक्लूड होगा, बैंक डिपॉजिट्स विद 100 डेज ऑफ मेच्योरिटी, क्योंकि जितने भी डिपॉजिट्स हैं अप टू 3 मंथ्स ऑफ मेच्योरिटी, 3 मंथ्स तक के जो हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। बियॉन्ड 3 मंथ्स वो कैश इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, करंट एसेट्स हो जाते हैं। सो ये आपकी करंट एसेट है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब अगेन सिमिलर क्वेश्चन है बट विद डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स। तो इसमें कौन सी चीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नहीं है। सो इन्वेंट्री जो है वो करंट एसेट होती है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ये सब आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है मेंशन द नेट अमाउंट ऑफ सोर्स और यूज़ ऑफ कैश when a fixed asset having book value of 15,000 is sold at a loss of 5,000. ओके, अब आपकी एसेट की बुक वैल्यू थी 15,000, बुक्स में ये 15,000 पे है, आपने इसकी सेल पे लॉस उठाया 5,000 का, तो इसका मतलब आपने सेल कितने की है, 10,000 की। तो आपके कैश में कितना फ़र्क पड़ा, 10,000 का, क्योंकि सेल की है, इसका मतलब आपने कैश रिसीव की होगी। सो इट इज़ अ सोर्स, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वो सोर्स होता है। सो हमारा सोर्स ऑफ कैश है 10,000 का, ठीक है। सो दिस इज बी इज़ द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। अब कितनी ट्रांजेक्शन्स इसमें से हैं जिसमें कैश का फ्लो होगा, ठीक है। तो कैश फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। सो यहाँ हमें स्पेसिफाइड नहीं है, बस सिर्फ हमें ये बताना है कि कैश का फ्लो हो रहा है, आ रही है या जा रही है, दैट इज़ नॉट आस्क्ड, ओके। बैंक में डिपॉजिट कराएं या बैंक से विड्रॉ करें, इसमें कैश का कोई फ्लो नहीं होता, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंगली नेट इफ़ेक्ट ज़ीरो हो गया, ठीक है। आप कैश का जो टर्म कैश यूज़ करते हो वो आप जनरल टर्म में नहीं कर रहे हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम कैश टर्म यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश के बराबर की चीज़ें, जैसे बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, डिपॉजिट्स अप टू 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो ये सारे आपके इसमें आते हैं। सो बैंक में पैसा डालने निकालने से कैश पर नेट इफ़ेक्ट ज़ीरो रहेगा। सेल ऑफ मशीनरी एट अ लॉस ऑफ 9,000, हाँ जी, जब आप मशीन की सेल करोगे ऑब्वियसली आपको पैसा मिलेगा, आपके पास कैसा पैसा आ गया, दिस इज़ अ सोर्स। सो अपेरेंटली तो अभी सी ठीक है, डी भी चेक कर ले। कन्वर्टेड डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, डिबेंचर्स हटा दिए, शेयर्स दे दिए, यहाँ पर कैश का कुछ भी लेन देन नहीं हुआ, सो यहाँ भी कैश का फ्लो नहीं है। सो ओनली सी रिजल्ट्स इन फ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर कैश डिपॉजिटेड इन बैंक विल बी क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी। जो आपने कैश बैंक में जमा कराई है वो किस कैटेगरी में, किस एक्टिविटी में आएगी, नो कैश फ्लो। अभी मैंने ऊपर भी कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको बताया है कि जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराएं या निकालें, इससे हमारे कैश पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको कैश को कैश नहीं देखना है कि हाथ में कितना पैसा है। कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। सो कैश मीन्स जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश टर्म यूज़ करते हैं तो कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश के बराबर की चीज़ें, मतलब बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है, डिपॉजिट्स अप टू 3 मंथ्स, ये सब इसमें आते हैं। तो जब ये चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती हैं, एक के बदले में दूसरी आती है, तो वहाँ पर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। सो नो कैश फ्लो, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। इसमें से कैश इक्विवेलेंट क्या नहीं है, तो ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश इक्विवेलेंट नहीं होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैश इक्विवेलेंट में आती हैं, बट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने पैसा कहीं लगा दिया है, तो जब आपको वो पैसा मिलेगा उसमें टाइम भी लगेगा, और अगर आप जल्दी करेंगे तो आपको थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है। सो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। सो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म कैश इक्विवेलेंट्स।
कैश इक्विवेलेंट का मतलब है वो जगह जहाँ से हमें कैश मिल सकता है क्विकली, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है स्टेट पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स विल बी क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी, विच एक्टिविटी। आप प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे कर रहे हो ना, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हम प्रेफरेंस शेयर लेते हैं, इक्विटी लेते हैं, या हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, ये हमारी फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है। आप अपने बिजनेस में पैसा जो लगा रहे हो वो कहाँ से आया है, उसका मतलब होता है आपने बिजनेस को फाइनेंस कैसे किया है। सो फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आएंगी। सो जब डिविडेंड पे करेंगे या इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे करेंगे, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, राइट। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्टेट परचेज ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स विल बी क्लासिफाइड एज। अब यहाँ पर बहुत क्लियर है, कैश का तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। मशीनरी खरीद ली, डिवेंचर इशू कर दिए, तो कैश तो आई ही नहीं, सो नो कैश फ्लो, राइट। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन इज़, हमें समझ में आ गया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैश फ्लो क्या होता है। किसी ट्रांजैक्शन से कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। दिस वी हैव डन थ्रू दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करती है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो हम एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन और उनके कैश फ्लोज को सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू यू कैन रीच मी। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। इफ़ यू वांट सम मोर क्वेश्चंस तो आप मुझे बता सकते हैं आपको किस तरह के क्वेश्चन समझने हैं। सो आई विल ट्राई टू कैरी आउट योर रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू।